उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिच्छत्रा। एक विरासत थी बौद्धों की, बुद्ध के धम्म देशना करने का प्लेस। अंतिम नागराजा है अच्युत नागराजा। वो विरासत प्रायः लुप्त हो गई। मित्रपाल सेन राजाओं के, नाग राजाओं के राजे रहे हैं। नाग वंश मतलब नाग उनका टोटम प्रतीक चिन्ह था। खुदाई में या बरसात में जो सिक्के मिलते थे, सम्राट अशोक ने वहाँ 5 स्तूप बनवाए। 1000 हिनयानी संप्रदाय के भिक्षु दिखते हैं। यहाँ का जो वैभवशाली इतिहास है, बुद्ध ने जो धम्मदेशना दिया था, वो प्रवृत्ति जो है पूरे पांचाल, पूरे क्षेत्र में ह्वेनसांग को दिखाई देती है। ह्वेनसांग, फाहियान, इतिंगसांग, भारत के जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने जाकर के देखा, उसका उसमें वर्णन है। अच्युत नागराजा और समुद्रगुप्त की लड़ाई है, वो भी अभी प्लेस जिंदा है। जैसे साकेत है, बौद्ध प्लेस था, अब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया। जो हमारी विलुप्त प्राय बौद्धिस्ट साइड हैं, वहाँ पर उनका ध्यान कम है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी किताब के लेखक डॉक्टर B.R. बुद्धप्रिय जी हैं। बुद्धप्रिय जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। उनकी, ऐसे तो आप जानते हैं कि एक लेखक के रूप में देश में, एक कवि के रूप में, लेखक के रूप में आप चर्चित हैं, लेकिन आपकी अभी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किताब आई है जिसका नाम है धम्मभूमि अहिच्छत्रा, एक विरासत। यह एक सवाल किसी के मन में उठ सकता है कि डॉक्टर B.R. बुद्धप्रिय इतिहासकार तो है नहीं, तो फूले भी इतिहासकार नहीं थे, अम्बेडकर भी इतिहासकार नहीं थे, पेरियार भी इतिहासकार नहीं थे, यहाँ तक कि मार्क्स भी इतिहासकार नहीं थे। लेकिन इन सभी लोगों ने अपने समय के इतिहास को दुरुस्त करने का काम किया, इतिहास को ठीक करने का काम किया, क्योंकि जो उसके पहले इतिहास लिखा जा रहा था वो वर्चस्वशाली लोगों की दृष्टि से लिखा जा रहा था, ताकतवर लोगों की दृष्टि से लिखा जा रहा था, असमानता को प्रश्रय देने वाला इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन दुनिया का इतिहास बहुजनों का भी इतिहास रहा है, मेहनत कशों का इतिहास रहा है, उनकी संस्कृति का इतिहास रहा है। ऐसी ही एक इतिहास की किताब है धम्मभूमि अहिच्छत्रा, एक विरासत जी। ये किताब जो है वो, ऐसे तो ये पूरी किताब का अहिच्छत्रा के करीब करीब मैंने 1000 साल के इतिहास, बल्कि कहीं से ज्यादा के इतिहास पर 1200 तक केंद्रित है। लेकिन इस किताब का मुख्य जोर उस पर है जो अहिच्छत्रा के इतिहास से गायब कर दिया गया है, जी जी, जो बुद्ध भूमि के रूप में जो गायब, उस पर केंद्रित है। तो मैं आज इस किताब के लेखक से आपको रूबरू कराता हूँ। बुद्धप्रिय जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर आपको ये किताब लिखने की, अहिच्छत्रा के इतिहास को नए सिरे से लिखने की आपको जरूरत क्यों लगी? सिद्धार्थ जी, आपने जो है बड़ा समसामयिक प्रश्न किया है। हमारे ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय में एक पांचाल्य पीठ है, पांचाल संग्रहालय भी है। कई बार हम कार्यक्रमों में वहाँ जाते थे तो हम सोचते थे कि ये पांचाल संग्रहालय क्या है, पांचाल क्या है। तो मुझे उत्सुकता हुई जानने की कि पांचाल के बारे में जाने। फिर हमने कई साहित्यकारों की किताब ढूंढे तो उसमें पांचाल के बारे में लिखा था। पांचाल एक प्रदेश था जिसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिच्छत्रा और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी कंपिल, जो आज फर्रुखाबाद में है। तो फिलहाल ये जो किताब है वो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी अहिच्छत्रा थी उसके बारे में। हाँ, एक्चुअल में जो शोधार्थी विश्वविद्यालय के थे तो उनकी कई लोगों के थीसिस मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो मैं ये देखता था कि ये पांचाल के बारे में तो लिख रहे हैं, लेकिन जो स्पेशली अहिच्छत्रा है उसके बारे में कोई लिख ही नहीं रहा है। तो मुझे आवश्यकता पड़ी उनको बताने के लिए। तो अहिच्छत्रा आपको इतना महत्वपूर्ण क्यों लगा?
अक्षेत्रा महत्वपूर्ण इसलिए लगा कि जो एक विरासत थी बौद्धों की, वो विरासत प्रायः लुप्त हो गई थी। हालांकि ढेर सारे लोगों ने उसको उजागर करने का काम किया, जैसे सम्राट अशोक ने वहाँ 5 स्तूप बनवाए, ह्वेनसांग ने धम्म यात्रा की, लॉर्ड अलेक्जेंडर ने 1862-63 में वहाँ खुदाई कराई, और खुदाई कराने के बाद जो टीले में घास में और जो उसमें दब गई थी मलबे में चीज़ें, धम्म स्तूप, पिलर और जो बुद्ध के संक्रमण करने का प्लेस, बुद्ध के धम्म देशन करने का प्लेस, बुद्ध के स्नान करने का प्लेस, अच्छा, वो आप सब। किताब में आपने लिखा है कि यहाँ बुद्ध खुद आए थे। हाँ, ऐसा है कि अक्षेत्रा में नाग राजाओं के 21 नाग राजाओं के राज करने का वर्णन है। उसमें जो अंतिम नाग राजा है अच्युत नाग राजा हैं। अच्छा, तो नाग राजा, अच्छा, किस इतिहासकार ने इन नाग राजाओं का अपने कोई इतिहासकार हमारे यहाँ एक इतिहासकार हैं केपी जायसवाल जी। उन्होंने एक किताब लिखी है अंधकार युगीन भारत। उसके पृष्ठ संख्या 332 पर उन्होंने लिखा है कि भारत से नाग शासकों के शासन व्यवस्था को और नागों के संस्कृति को, सभ्यता को प्रायः लुप्त कर दिया गया। इतिहासकारों ने उनको तवज्जो ही नहीं दिया, इसलिए वो अंधकार युगीन भारत लिखते हैं। जी, जी। अच्छा, क्या ये वही नाग हैं जिनका डॉक्टर अंबेडकर जिक्र करते हैं कि नाग, असुर, द्रविड़ माने एक ही हैं, या बार-बार वो अपने लिटरेचर में नाग वंश का जिक्र करते हैं कि क्या यही नाग है कि वो दूसरे हैं? जी, वही नाग हैं जो हमारे देश में नाग शासक रहे हैं, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिखा। वो नागपुर, वो नागों की सरजमी थी, वहाँ धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया। अच्छा, आपने इस किताब में बताया कि हम लोग बचपन में समझ ही नहीं पाते थे कि नाग वंश को जैसे असली में कोई सांपों का मतलब वो बना दिया गया, कहानी हाँ, बना दी गई। हमारे बीच आपने इसमें में लिखा है कि नाग वंश मतलब नाग उनका टोटम प्रतीक चिन्ह था। हमारे बीच में एक बहुत बड़े अच्छे इतिहासकार थे डॉक्टर नवल वियोगी जी। जी, जी। तो उन्होंने उसका जो है टोटम से वो किया कि लोगों ने नाग, लोग जो मानव जाति प्रजाति थी, उसको उन लोगों ने नाग सर्प और उस जाति से तुलना कर दी, टोटम के हिसाब से उन्होंने कर दिया। जी, जी, जी। तो अहिछत्रा मतलब जो अहिछत्रा के प्रति जो एक बड़ा आकर्षण का कारण आपका बना जी कि जो इसका जुड़ाव है बौद्ध स्थली के रूप में, जी और जो सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तूप वगैरह बनाए, तो अभी आप वहाँ की यात्रा पर भी गए थे, कल जी आप लोगों ने इससे जुड़ा हुआ एक आयोजन भी किया, पहले भी वहाँ आप जा चुके हैं, तो वहाँ वहाँ की अहिछत्रा की अभी पुरातात्विक स्थिति क्या है? जो इस किताब में वैसे आपने जिक्र भी किया है कि अक्षेत्रा का जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, हाँ, वो जो साक्ष्य मिले खुदाई के अंतर्गत, जी। कुछ साक्ष्य जो है राजकीय संग्रहालय मथुरा में संग्रहित हैं, कुछ यहाँ पांचाल संग्रहालय उसमें हैं, पांचाल संग्रहालय कहाँ है? रोहेलखंड अच्छा, विश्वविद्यालय में, जी, जी। और कुछ साक्ष्य जो है दिल्ली संग्रहालय में हैं, और कुछ आगरा में हैं। अच्छा, ये कहा आपने इस किताब में एक अरे परिवार का भी जिक्र किया है, जो कोई मिश्रा परिवार है और वहाँ के, तो हाँ, क्या वो उनका निजी संग्रहालय है, क्या है वो? हाँ, एक मेरे बड़े भाई हैं हाँ, अतुल कुमार मिश्र जी, जी, उनके पिताजी थे मोहन स्वरूप मिश्र जी। जी, तो उन्होंने हिस्ट्री में काम करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से जो खुदाई में या बरसात में जो सिक्के मिलते थे, जी, या मनके मिलते थे, या जी, हाथी के दांत के खिलौने उनको जो है लोगों से खरीद के इकट्ठा कर लेते थे। उनका एक निजी संग्रहालय चंदौसी में है, जी, और यहाँ भी दान किया है उन्होंने जी, पांचाल संग्रहालय में। जी, और हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं और मार्गदर्शक भी हैं, प्रोफेसर गिरिराज नंदन गुप्त जी। जी, गिरिराज नंदन गुप्त जी ने अक्षेत्रा के बारे में लिखा है कि जो बरसात के दिन होते हैं, हाँ, तो जो पानी बहता है उसमें जो नाग राजाओं के सिक्के हैं, जैसे मित्र, पाल, सेन राजाओं के, नाग राजाओं के राज रहे हैं, तो उनके सिक्के ज़्यादा मिलते हैं। बट अच्युत नाग राजा जो अंतिम नाग राजा हैं, उनके भी सिक्के ज़्यादा मात्रा में मिले। जी, जी, जी। तो
वो जो अरे एरिया है तो इस किताब में भी जिक्र, वो कौन सी नदी जिसका उसके आसपास में? ऐसा है कि जो पाटलिपुत्र था, जी। पाटलिपुत्र, लखनऊ, अयोध्या और ये अहिछत्रा, ये व्यापार के मार्ग से जुड़े हुए थे। व्यापार के मार्ग से जुड़ने का मतलब उधर से कुछ गंगा और इधर से ये काली नदी। जी। काली नदी से होते हुए इधर अफ़गानिस्तान तक जाता था मार्ग। जी। तो यहाँ पर जो है अ, वस्त्र उद्योग, जो मलमल के कपड़े होते थे, वो अफ़गानिस्तान में जाते थे। यहाँ का चर्म उद्योग बहुत मशहूर था, जिसके ढाल बनते थे लड़ाई के लिए, पानी के लिए मस्क बनते थे। और जो नाग राजा लोग जो थोड़ा लो क्वालिटी के थे, उनका जो मुकुट था सर्प के फन के आकार का, उसमें भी चमड़े का प्रयोग किया जाता था। तो ये क्षेत्र व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था। आपने इस किताब में भी ज़िक्र किया है कि ये केंद्र एक किस्म का शहरी केंद्र था, मतलब हाँ, बड़ा केंद्र था और न केवल सांस्कृतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर का भी। आपने इस किताब में हुएन सांग ने जो वर्णन किया है उसका भी ज़िक्र किया। हुएन सांग क्या कहता है? ऐसा है कि ह्वेनसांग धम्मचीनी यात्री है, वो हर्षवर्धन के समय में अहिक्षेत्रा धम्म भ्रमण पर आता है। और उस समय अहिक्षेत्रा जो है हर्षवर्धन मगध के राज्य में ये सम्मिलीनीकरण हो जाता है। लेकिन जो साक्ष्य हैं वो उसको मिलते हैं, जैसे 10 संघाराम दिखता है उसको, 1000 हीनयानी संप्रदाय के भिक्षु दिखते हैं। और जो यहाँ का विद्वता है, यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का रहन-सहन है, यहाँ का जो वैभवशाली इतिहास है और यहाँ का जो सत्यनिष्ठा है लोगों के प्रति, एक सहयोग के प्रति। और बुद्ध ने जो धम्मदेशना दिया था, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय की, वो प्रवृत्ति जो है पूरे पांचाल, पूरे क्षेत्र में ह्वेनसांग को दिखाई देती है। जी, जी। वो अपने धम्म डायरी में इस चीज़ का वर्णन करता है। अच्छा, एक कनिंघम की का भी इसमें आपने जी। मैंने अलेक्जेंडर कनिंघम का ज़िक्र किया है कि मैं इतिहास की किताबों में देखा कि ह्वेन सांग की किताबों से ही रास्ता निकालते हुए, दूरियाँ निकालते हुए उन्होंने भी, ज़रा उसके बारे में हमारे सुनने वालों ऐसा को। है कि हमारे देश में ढेर सारे चीनी बौद्ध भिक्षु आए, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इतिंगसांग। अ, तो ये जब लोग डायरी लिख के ले जाते थे, तो कुछ डायरियाँ रास्ते में खो जाती थीं, कुछ के पन्ने गल जाते थे और कुछ डायरियाँ जो हैं उनके सुरक्षित पहुँच जाती थीं। तो जो ह्वेनसांग की धम्म यात्रा की जो डायरी है, धम्म यात्रा की डायरी, उस डायरी में भारत के जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, जहाँ-जहाँ पर उन्होंने जा कर के देखा, उसका उसमें वर्णन है। उसका स्टडी करने के बाद ही लॉर्ड कनिंघम ने उस स्थानों की खुदाई करी और वो चीज़ उजागर किया, जो भारत में प्राय लुप्त हो गया था। जी, जी, जी। जी। मतलब इस अहिछत्रा के भी आपकी किताब भी ये बताती है कि भीमसांग के बाद अगर इस एरिया को सामने लाने का अगर किसी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है, जैसे देश के बहुत सारे हिस्सों को सामने लाने का श्रेय जी, जाता जी। है, वो कनिंघम को ही जाता है। ऐसा है कि ये अहिछत्रा पूरा जंगल स्वरूप हो गया था। तो यहाँ एक अंग्रेज शिकारी था, अधिकारी हडसन, वो शिकार खेलने के लिए आया। शिकार खेलने के लिए आया तो एक बहुत बड़ा टीला देखा। टीला देखा तो फिर उसके बारे में उसने सोचा कि ये क्या चीज़ है? फिर उसने थोड़ा-सा उसकी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर वो अधिकारियों को सूचित किया। तब जो है अलेक्जेंडर जो है यहाँ पर 1861-62 में खुदाई कराई। अहिछेत्रा में 1940 तक खुदाई चली है और 10वें स्तर तक की खुदाई चली है। और यहाँ पर जो टेराकोटा वाली ईंटें हैं वो अभी लिलौर झील है प्रेजेंट टाइम में। और तथागत बुद्ध जहाँ जो नहाते थे, आगर सागर तालाब है। और जो है जो अच्युतनाग राजा और समुद्रगुप्त की लड़ाई है, वो भी अब ये प्लेस जिंदा है। जी, जी। जी। तो ये जो अरे एक समय अभी कि 2007 ओत के आसपास जी। मायावती जी का मुख्यमंत्री थीं, जी। तो कुछ पुरातात्विक इसको मान्यता और इसका नाम और कुछ गज़ट में परिवर्तन आया था, उसके बाद कुछ परिवर्तन आया। कुछ चीज़ों के लिए अहिछत्रा के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, जैसा कि कल मैं जो संगोष्ठी हो रही थी उसमें सुन रहा था। जी। तो अभी अहिछत्रा को लेकर के भविष्य की क्या योजनाएँ हैं आप देखिए, लोगों की? हमारी भविष्य की योजना है कि अहिछत्रा एक विश्व मानचित्र पर पर्यटक के रूप में आ जाए।
जी, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जो शोधार्थी हैं, वो तथ्यपरक शोध करें जी, और ओरिजिनलिटी को सामने लाएँ जी, इतिहास में। जी, तीसरा हमारा मकसद ये है कि जो लोग पौराणिक या किंवदंतियों से जुड़े हुए तथ्य को जान रहे हैं, जी, उनको यथार्थ और इतिहास जानने का मौका मिलेगा। जी, चौथा प्रयास ये है हमारा कि यहाँ पर एक अहिछत्रा बौद्ध विहार बनाने का है। जी, पाँचवाँ जो है अक्षेत्रा बौद्ध विहार बनने के बाद यहाँ का पर्यटन से जो आय होगी वो उस तहसील में वृद्धि कर देगी राजस्व में, जी, और वहाँ के लोगों का रहन-सहन उच्च स्तर का हो जाएगा, जी, पर्यटन के बढ़ते ही। जी, दूसरा जो है एक हमारे एडीएम एफआर टी प्रसाद जी थे, उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ने के बाद वहाँ के सभी खसरा खतौनी में अक्षेत्रा को मेंशन कर दिया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल दबाव पड़े, उसके वजह से फिर वो जो मेंशन था उसको वापस लेना पड़ा, और आज जो है अहिछेत्रा छत बिछत स्थिति में है। जैसा कि आप हमारे साथ आज जी, जी, धम्मचारिका करके देख के आए हैं, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जी। उसको पुनर्स्थापित करने की जगह है और पर्यटन के रूप में उसको विकसित करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये एक सवाल जो इस किताब में भी आपके ने निष्कर्षों में कई जगहों पे रखा भी है, और हम लोग आज यात्रा में भी जब आपके साथ गए थे तो देख रहे थे। एक प्रयास तो है जो जनता के हाथ का है, लोगों के हाथ का है, लेकिन बहुत सारा चीज़ें तो इसकी सरकार से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आप जैसे आज हम लोग गए थे तो कहने के लिए पुरातत्व विभाग का वो लग गया है कि ये संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन संरक्षित लिखने तो कोई संरक्षित हो नहीं जाता है, जी, जी, क्योंकि नहीं ना बिल्कुल। भले ही वहाँ एक महिला एम्प्लॉई दिख रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती हैं, उनको क्या पता है? मतलब कोई वहाँ पर तो कोई पुरातत्व विभाग द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था होता हुआ काम, कोई एम्प्लॉई, कोई व्यवस्थित अरे स्ट्रक्चर कुछ दिख नहीं रहा था। देखिए ऐसा है कि समसामयिक के हिसाब से जैसे शासन सत्ता होती है, हुँ, उसी प्रकार से प्रजा और प्रजा का काम होता है। जी, उसी प्रकार से जो पुरातत्व की चीज़ें हैं संरक्षित करने का काम, पुरातत्व विभाग वैसे डीलिंग के हिसाब से उसको देखता है। जी, जैसे साकेत है, बौद्ध प्लेस था, अब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया, तो वहाँ पर सत्ता का ज़ोर ज़्यादा है। जी, जो हमारी विलुप्त प्रायः बौद्धिस्ट साइड हैं, वहाँ पर उनका ध्यान कम है, जी, और ध्यान इसलिए है कि जैसे सारनाथ है, वहाँ राजस्व ज़्यादा है, जी, लुम्बिनी है, वहाँ राजस्व ज़्यादा है, कपिलवस्तु है, वहाँ राजस्व ज़्यादा है, कुशीनगर है, वहाँ इंटरनेशनल स्तर का हवाई जहाज़ का अड्डा बन गया और वहाँ स्रोत भी आमदनी का ज़्यादा है। अब यहाँ ग्रामीण स्तर का होने के वजह से और मार्ग अच्छे नहीं होने के वजह से पर्यटकों को आने में यहाँ जो है असुविधा होती है। अब पर्यटक आएँगे नहीं तो राजस्व बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि पर्यटन विभाग से रास्ता जो है सही हो जाए और जो है इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए, जिससे कि वहाँ की जनता का जीवन स्तर ऊँचा हो सके। अ, रुद्रप्रिय जी, आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ। एक तो इतना महत्वपूर्ण काम कि अब तक सबसे अच्छी इस किताब में मुझे जो चीज़ दिखी वो ये दिखी कि अब तक जो काम हुए हैं उसका जी, आपने सबका ज़िक्र किया है। जी, और कोई भी चाहे तो इस अगर रिसर्च काम को आगे बढ़ाना चाहता हो, जी, तो मैं आपकी किताब में देख रहा था कि उसके सारे संदर्भ जी, मौजूद हैं, कि कोई भी अगर शोधार्थी रिसर्चर इस रिसर्च को व्यापक ले जाना चाहता हो, तो आपने उन स्रोतों को भी बताया है कि उन स्रोतों का वो इस्तेमाल करके वो इस किताब का। तो दोस्तों, ये जो किताब है, वो आपके सामने है। मैं आप सभी से एक आग्रह करूँगा कि एक बार इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ये किताब पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये जो केवल प्रचार नहीं है, कोई राजनीतिक प्रचार नहीं है कि जहाँ भी जाइए वहाँ बुद्ध के पाँव दिखाई देते हैं, अशोक के स्तंभ दिखाई देते हैं, विहार दिखाई देते हैं। कभी इतिहास की एक लंबे समय में मिली-जुली और सहिष्णुता की संस्कृति दिखाई देती है, और जिन नाग वंश को सच्चे अर्थों में जैसे ऐसे कोई नाग रहे हों और वो फिर तक्षक और महाभारत के बाद की कहानियाँ, फिर नागों की हत्याएँ, वो लगता है जैसे असली में हत्याएँ हुई हों, उनको सांप कह कर के उनकी हत्याएँ कर, ये कहानियाँ जो सुनाई देती हैं। एक नाग वंश बहुत ही सुसंस्कृत, शहरीकृत और बहुत ही उच्च स्तर का वंश था, न कि कोई वही सांप का कोई योनि थी। तो महाभारत में भी इस नाग वंश का एक दूसरे रूप में वर्णन आता है कि नागों ने भीम को इतना ताकतवर बना दिया, ये कर दिया। तो एक तो मेरा निवेदन है कि अपने इतिहास से
अपनी संस्कृति से, भारत के सच्चे इतिहास से, और जिन अर्थों में भारत को गुरु कहा जाता था विश्व का, वो गुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई उनके ऊपर वर्चस्व कायम करना। गुरु का मतलब वो रास्ता दिखाना जो मानवता के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है, जिसे धम्म का रास्ता कहते हैं। तो डॉक्टर बुद्धप्रिय जी की ये किताब एक बार आप जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही न केवल इतिहास की किताब, बल्कि आपको लगेगा कि एक आख्यान और कहानी पढ़ रहे हैं। और आप जब एक बार किताब शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कितने जल्दी इसको खत्म कर लें। तो इसी के साथ मैं बुद्धप्रिय जी को एक बार और इस किताब के लिए बधाई देते हुए आपसे फिलहाल विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।